हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज अपने इस क्लास में टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिन से क्लास कुछ व्यक्तिगत कारणों से हो नहीं पाई थी और वापस से देखा जाए तो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पिछली चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं और जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम लोग साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो 15 और 16 फरवरी 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आइए एक एक कर इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट को देखते हैं। साथ ही साथ जो 17 फरवरी का, ठीक है, 17 फरवरी का जो करंट अफेयर है वो भी देखा जाए आज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो के प्राप्त होने के बाद देखा जाए लगभग 2 घंटे उपरांत, ठीक है, यानी कि रात 10 बजे तक उस वीडियो को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो करंट अफेयर के अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक कर देखें। तो सबसे पहले देखेंगे उदय कोटक के बारे में। यहाँ पर देखा जाए उदय कोटक नियुक्त हुए गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन, यानी कि जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? उदय कोटक नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो 13 फरवरी 2026 को गुजरात सरकार ने प्रसिद्ध बैंकर उदय कोटक को गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, तो गुजरात सरकार के द्वारा जो गिफ्ट सिटी है इसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो नए चेयरमैन बने यहाँ पर देखा जाए उदय कोटक। के पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नियुक्तियों के दृष्टिकोण से, नियुक्ति से संदर्भित 1 से 2 सवाल आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उस दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कोटक ने रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर हसमुख अधिया का स्थान लिया। किसके स्थान पर नियुक्त हुए? तो हसमुख अधिया जो थे ये गिफ्ट सिटी के चेयरमैन थे, ठीक है, और इनके स्थान पर देखा जाए उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। कोटक की नियुक्ति अगले आदेश तक जारी होने तक प्रभावी रहेगी। गांधीनगर में 886 एकड़ में फैला हुआ गिफ्ट सिटी भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी है। यहाँ पर देखा जाए भारत सरकार ने उन्हें यानी कि उदय कोटक को बैंकिंग क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। ठीक है, 2026 में पद्म भूषण से उदय कोटक को सम्मानित भी किया गया। चलिए आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। यहाँ पर देखा जाए असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे देश का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देखा जाए देश का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। चर्चा करते हैं। तो 15 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 37 किलोमीटर लंबे ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर रोड भी होगा और रेल भी चलेगी नदी के नीचे, और ये भारत का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखा जाए तो 18,662 करोड़ रुपए की लागत से वाली इस परियोजना में 15.9 किलोमीटर का हिस्सा नदी के नीचे होगा। ठीक, टोटल कितना हिस्सा? 15.9 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर का हिस्सा जो होगा नदी के नीचे होगा। ठीक है, जो NH15 पर गोहापुर और NH 715 पर नुमालीगढ़ को जोड़ेगा। ठीक है, देखा जाए तो यह परियोजना मौजूदा 240 किलोमीटर की दूरी को घटाकर मात्र 34 किलोमीटर कर देगा और यात्रा के समय में 6 घंटे से घटकर लगभग 20 मिनट कर देगा। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पीएम राहत स्कीम के बारे में देखते हैं। पीएम राहत स्कीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट राहत योजना को मंजूरी दी है। यानी कि जो पीएम राहत योजना है इसका फुल फॉर्म आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, ये है इस योजना का पूरा नाम। और पूरा नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जो पूर्ण रूप होता है ना, खासकर योजनाओं से रिलेटेड जो पूर्ण रूप है ये अक्सर पूछा गया है। आप यूपी पीसीएस 2019 का पेपर उठाइए, यूपी पीसीएस 2022 का पेपर उठाइए, और आई थिंक 2021 में भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, पूर्ण रूप से रिलेटेड एक बार तो सीधे मागा पूछ लिया था 2019 में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में पूछा था। ठीक है, मागा के बारे में पूछ लिया था। तो यहाँ पर पीएम राहत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जानते ही हैं योजनाओं से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में वो पूछा जाता है। योजनाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? योजनाओं में 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो परंपरागत योजना, ठीक, परंपरागत योजना। अब ये परंपरागत योजनाएं कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए कि जो पुरानी योजना है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा, मनरेगा, अब तो मनरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया है तो वो तो लेटेस्ट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी परंपरागत योजना। फिर उसके बाद देखा जाए जो 2014 के बाद, ठीक है, 2014 के बाद की जो योजना है अर्थात जो मोदी सरकार की योजना है उनके बारे में एक अलग से पूछ लिया जाता है। एक सवाल पूछ लिया जाता है, डेट पूछ लिया जाता है कि कब शुरू हुआ था योजना। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए जो बजट में प्रस्तावित योजनाएं होती हैं, बजट वाली योजना होती है उनके बारे में देखें। ठीक है,
तो ये जो बजट वाली योजनाएं होती हैं, जो बजट में घोषित की जाती हैं, उन योजनाओं से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और जिन योजनाओं का बजटीय प्रावधान होता है उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अक्सर देखा जाए सवाल बजटीय प्रावधान वाली योजनाओं से ही पूछे गए हैं। आप 2024 यूपी पीसीएस का पेपर उठाइए और 2000 यूपी पीसीएस 24 में देखा जाए तो लगभग 5 सवाल आए थे सिर्फ योजना से। ठीक है, योजना से डायरेक्टली 5 सवाल आए हुए थे। तो आपके दृष्टिकोण से योजना बहुत महत्वपूर्ण होती है। योजना इकोनॉमी का सेक्शन आप पढ़ते हैं तो योजनाओं को स्किप बिल्कुल नहीं करते, उसी प्रकार से आपको पीएम राहत को भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस योजना के तहत दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर प्राप्त की जा सकती है। इसके तहत गैर जानलेवा हमले में 24 घंटे और गंभीर मामलों में देखा जाए 48 घंटे तक एडमिशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इलाज का खर्च मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से अस्पतालों के रिम्बर्स में किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है उससे अस्पतालों को रिम्बर्स किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। यहां पर देखा जाए हमारी अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए तो अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला सीबीडीसी आधारित डिजिटल पीडीएस सिस्टम। ठीक है, सीबीडीसी आधारित डिजिटल पीडीएस सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया, आइए देखते हैं। 15 फरवरी 2026 को गांधीनगर गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित देश का पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, और पीडीएस सिस्टम आपके जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आप अलग से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अक्सर आपकी परीक्षा में देखा जाए तो सवाल पूछा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से सवाल पूछ लिया गया, सुझाव से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली आते हैं। मेंस से जब आप लिखते हैं ना जीएस पेपर 3, वहां पे पीडीएस एकदम समझ लीजिए कि मुफ्त का प्रश्न होता है। आप एक प्रश्न ऐसा है कि जिसको रट लीजिए, हर बार घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा, उसका उत्तर लिखिए और मुफ्त का नंबर आप लेकर जाइए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो सुझाव है उसी सुझाव में एक कड़ी ये ऐड हो जाती है और ये आपका वैल्यू एडेड मटेरियल भी है जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है, वैल्यू एडेड मटेरियल भी है जीएस पेपर 3 के लिए कि देश का पहला जो सीबीडीसी आधारित डिजिटल पीडीएस सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया। सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पर आधारित। यहां पर देखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी यह डिजिटल रुपया लाभार्थियों को डिजिटल वॉलेट के टोकन के रूप में आएगा। लाभार्थी स्मार्टफोन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके फीचर फोन ओटीपी का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखें पहले चरण में अहमदाबाद, सूरत, आणंद और वालसड़ के 26,000 परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अन्नपूर्णी ग्रेन एटीएम का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया है जो 35 सेकंड में अनाज डिस्पेंस कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अन्नपूर्णी ग्रेन एटीएम भी लगाया गया है, इसका वर्चुअल उद्घाटन भी अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, एआई इंपैक्ट समिट के बारे में चर्चा करें। देखा जाए तो एआई इंपैक्ट इंडिया समिट 2026 तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखें 34 सालाना ग्लोबल मीटिंग है जिसका उद्देश्य हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस के क्षेत्र में एआई के माध्यम से विकास को लाना है। ठीक है, समिट में 20 से अधिक देशों के लीडर्स जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तथा यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद शामिल हैं। ये यहाँ पर भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर देखा जाए अटेंड करेंगे मीटिंग को। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस और 45 से अधिक देशों के मिनिस्टीरियल टीमों के एआई से जुड़े जोखिम और अवसरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें एआई इंपैक्ट समिट का पहला संस्करण जो 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करें। इस प्रकार की मीटिंग्स एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर जो एआई है उसका रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए इस प्रकार के मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे देखा जाए एआई से संबंधित निबंध आ जाए, सवाल आ जाए, तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि जो लीडर्स आपस में चर्चा करते हैं उनके लिए एक साझा मंच के दृष्टिकोण से जो ये एआई इंपैक्ट समिट है। ठीक है, एआई इंपैक्ट इंडिया समिट 2026 ये महत्वपूर्ण हो जाता है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और 2026 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की मिली पहली महिला टीटी। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको पहली महिला टीटी मिली है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। 13 फरवरी 2026 को सरिता योल्मो इनका नाम याद रखिएगा, सरिता योल्मो को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला ट्रेन टिकट परीक्षक नियुक्त किया गया है।
यह ऐतिहासिक नियुक्ति दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के परिचालन के 145 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुई है। यहाँ पर देखा जाए जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसके 145 वर्षों के संचालन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ट्रेन टिकट परीक्षक नियुक्त किया गया है। और नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, सरिता योल्मो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे में से एक है और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करता है। यहाँ पर देखें तो ये ट्रेन 2 फुट नैरो गेज सिस्टम पर चलती है और 330 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 6870 फीट की ऊंचाई तक चढ़ती भी है। ठीक है, देखा जाए तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना 1881 में हुई थी और इसे दिसंबर 1999 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नामित करके रखा गया है और 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। परीक्षा में पूछ सकता है कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था। ठीक, तो यहां पर देखें 1999 के अंत में, 1999 में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने संभाली CTF 154 की कमान, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। 12 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना ने बहरीन के मनामा में स्थित CMF मुख्यालय में आयोजित समारोह में कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF 154 की औपचारिक कमान संभाल ली है। ठीक है, जो कंबाइंड टास्क फोर्स है इसकी जो कमान है किसने संभाली है, भारत ने संभाली है। चर्चा करें तो शौर्य चक्र से सम्मानित कोमोडोर मिलिंद M मोकासी ने इटली की नौसेना से यह पदभार ग्रहण किया है। 47 सदस्य देशों की संयुक्त समुद्री बल जो CMF है, ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, CMF का मतलब क्या है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के हिस्से के रूप में CTF 154 मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सदस्य देशों की समुद्री प्रशिक्षण क्षमता जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर केंद्रित है। चर्चा करें तो मई 2023 में स्थापित यह टास्क फोर्स मिडिल ईस्ट के आसपास मल्टीनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित भी करता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 है इसकी अध्यक्षता किसने संभाल ली है, तो भारतीय नौसेना ने संभाली है, जो मेनली फोकस कहां पर करता है, मिडिल ईस्ट के जो आसपास का क्षेत्र है यहां पर मल्टीनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रूस ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। ठीक है, रूस ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया है, चर्चा कर लेते हैं। तो 12 फरवरी को रूस ने पूरे देश में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। ठीक, यहां पर देखें रूसी सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप ने रूसी कानूनों के नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए इसे बंद किया गया है और साथ ही साथ रूस में आम लोगों को लोकल ऐप जो मैक्स है उस पर स्विच करने के लिए भी कहा है। ठीक, रूस में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन पर पहले से ही मैक्स इंस्टॉल करना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ देशों में व्हाट्सएप पहले से ही पूरी तरीके से बैन नहीं है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें व्हाट्सएप पहले से पूरी तरीके से बैन नहीं है लेकिन इसके वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर पर रोक लगी हुई है। ठीक है, उनमें देखें तो संयुक्त अरब अमीरात और कतर में ऐसे नियम लागू है जहां टेक्स्ट मैसेजिंग की परमिशन तो है लेकिन वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी लगी हुई है। ठीक है, व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, टेक्स्ट भेज सकते हैं। साथ ही साथ चर्चा करें तो मिस्र और जॉर्डन में भी व्हाट्सएप के कॉलिंग फंक्शन या कुछ सेवाओं पर नियंत्रण रखा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है, तो रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। मिस्र में मिले 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख। ठीक है, मिस्र में तमिल और ब्राह्मी शिलालेख मिले जो 2000 साल पुराने हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो 11 फरवरी 2026 को मिस्र के राजाओं की घाटी जो वैली ऑफ किंग्स है उसमें शाही कब्रों के शोधकर्ताओं ने 2000 साल पुरानी तमिल ब्राह्मी शिलालेख की पहचान की है। देखा जाए तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के प्रोफेसरों की एक टीम ने इन रॉक कट कब्रों का तमिल ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषाओं में लगभग 30 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। ठीक है, ये खोज यह साबित करती है कि प्राचीन तमिल व्यापारी न केवल तटों पर बल्कि मिस्र के आंतरिक इलाकों में भी व्यापार और पर्यटन के लिए यात्रा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश आम चुनाव 2026 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो 12 फरवरी 2026 को घोषित बांग्लादेश आम चुनाव के परिणाम में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो BNP है, BNP ने 299 में से, ठीक है, 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 2008 के बाद सत्ता में रही शेख हसीना जो है, इनकी अवामी लीग के पतन के बाद यह बांग्लादेश में 20 साल बाद BNP की 20 साल बाद सरकार की वापसी यहां पर बताई जा रही है। BNP अध्यक्ष और पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री होंगे, जिससे 45 साल बाद देश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए ज्ञातव्य है कि 1988 में काजी जफर अहमद के बाद बांग्लादेश में पुरुष PM का यह पहला कार्यकाल होगा।
ठीक है। इससे पहले कट्टरपंथी जमात उल इस्लामी गठबंधन को 70 सीटें मिली थी, जबकि विद्रोह का नेतृत्व करने वाली एनसीपी को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, इस चुनाव में देखा जाए जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी थी, इसकी गठबंधन थी, इसको 70 सीटें मिली है। और वहीं पर जो बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाली जो एनसीपी थी, इसको जनता ने नकार दिया। यहाँ पर इसको सीटें प्राप्त नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कोसोवो में अल्बानी कुर्ती के नेतृत्व में नई सरकार की संसद को मंजूरी दी गई है। कोसोवो में देखा जाए तो अल्बानी कुर्ती इनका नाम है, इनके नेतृत्व में नई सरकार गठित की गई है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 11 फरवरी 2026 को कोसोवो संसद ने प्रधानमंत्री अल्बानी कुर्ती के नेतृत्व में नई सरकार को मंजूरी दे दी है और देश में पिछले 1 साल से चल रही राजनीतिक गतिरोध को समाप्त भी कर दिया गया। यहाँ पर देखें 120 सदस्यीय विधानसभा में कुर्ती को मंत्रिमंडल का समर्थन किया है। कोसोवो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है जिसने 2008 में सर्बिया से आजादी की घोषणा की थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। क्या है? प्रिस्टीना इसकी राजधानी है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। देश का अधिकांश आबादी अल्बेनियाई और मुस्लिम है। ठीक है, खास बात यह है कि यहाँ की आधिकारिक मुद्रा तो यूरो है, लेकिन जो कोसोवो है, ठीक है, कोसोवो यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। ठीक, ईयू का सदस्य ये नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नासा का क्रू 12 मिशन आईएसएस के लिए लॉन्च किया गया है। आप जानते ही हैं कि क्रू 11 मिशन जो था ये मेडिकल इमरजेंसी के कारण, ठीक है, जो मेडिकल इमरजेंसी थी उसके कारण समय से पूर्व इसको वापस आना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए क्रू 12 मिशन को लॉन्च किया गया है। 13 फरवरी 2026 को सुबह 5:51 पर नासा के क्रू 12 मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। खराब मौसम के कारण एक दिन की देरी के बाद इस मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से कक्षा में भेजा गया है। क्रू 12 एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत जेसिका मेयर, जैक हाथवे, सोफी एडोनोट फ्रांस की है और एंड्री फेडेवेयर जो रूस से है, इनको भेजा गया है। क्रू देखा जाए तो यह क्रू जनवरी में मेडिकल इमरजेंसी के कारण समय से पहले लौटे क्रू 11 का स्थान लेगा। ठीक है, यानी कि क्रू 11 के स्थान पर देखा जाए क्रू 12 को भेजा गया है। आगे देखें, भारत खरीदेगा 114 नए फाइटर जेट्स। ठीक है, डीएसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए 12 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस डील के तहत 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि शेष जो 96 विमान है उनको दसाल्ट एविएशन के द्वारा भारत में एक स्वदेशी कंपनी के साथ साझेदारी कर निर्मित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो राफेल के भारतीयकरण को बढ़ावा देगा। यह राफेल के भारतीयकरण को बढ़ावा देगा जिसमें 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण शामिल होंगे। यानी कि जो ये 96 विमान है दसाल्ट कंपनी जो भारत में बनाएगी, इसमें 60% हिस्सा जो होगा यह स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का होगा। ठीक है, दसाल्ट एविएशन भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देगा। चलिए आगे देखते हैं। 2016 में भारत ने 36 राफेल विमान का ऑर्डर किया था जो पहले से ही वायुसेना में ऑलरेडी सम्मिलित है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। डॉक्टर विभूति कश्यप ने जीता सर्जिकल रेटिना ऑस्कर। ठीक है, सर्जिकल रेटिना का ऑस्कर किसने जीता है? विभूति कश्यप ने जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर ले, यहां पर चर्चा करते हैं अपने पॉइंट्स पर। झारखंड के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति कश्यप ने कैलिफोर्निया में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट की बैठक में प्रतिष्ठित रैट बकलर ट्रॉफी जीती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यह है रैट बकलर ट्रॉफी। देखा जाए तो इस ट्रॉफी को सर्जिकल रेटिना का ऑस्कर माना जाता है जो जटिल रेटिना सर्जरी के वीडियो प्रदर्शन के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, डॉक्टर विभूति कश्यप इस ट्रॉफी को जीतने वाले दुनिया के एकमात्र सर्जन बन गए हैं। यह उपलब्धि भारतीय चिकित्सा पेशेवरों को विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाती है। चर्चा करते हैं हमने अब अगले पॉइंट पर। हमारी अगली पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखा जाए मथुरा में खुलेगा देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम। ठीक है, मथुरा में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम ओपन किया जाएगा। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह संग्रहालय गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनके उत्पादों जैसे दूध, घी, पंचगव्य की वैज्ञानिक उपयोगिता पर प्रकाश डालेगा। इस संग्रहालय की मुख्य विशेषता यहाँ प्रदर्शित किए जाने वाले मवेशियों की देखा जाए यहां प्रदर्शित किए जाने वाले मवेशियों के 100 डिजिटल और सिंबलिक मॉडल होंगे जो विभिन्न भारतीय नस्लों की जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है,
यह पहल प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के बीच एक सेतु का कार्य भी करेगा। आगे चर्चा करें तो भारत में स्वदेशी गायों की नस्लें जैसे गिर, साहिवाल और थरपारकर के संरक्षण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से उत्पादकता को बढ़ाना भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बारबाडोस चुनाव में मियां मोटाली की ऐतिहासिक जीत। मियां मोटाली जो है इनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। चर्चा करें तो पूर्वी कैरेबियन देश बारबाडोस में आम चुनाव में प्रधानमंत्री मियां मोटाली की लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने संसद के निचले सदन में हाउस ऑफ असेंबली में सभी 30 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है। ठीक है, यहाँ पर देखें बारबाडोस का जो निचला सदन है वहां पर 30 सीटें थी और 30 के 30 सीटें देखा जाए तो बारबाडोस लेबर पार्टी, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी मियां मोटली, इन्होंने जीत लिया है। चर्चा करें तो इस जीत के साथ ही मियां मोटली लगातार 2 से अधिक कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने वाली बारबाडोस की दूसरी नेता बन गई हैं। उनकी सरकार ने बारबाडोस को एक गणतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो मोटली हैं, इनके नेतृत्व में नवंबर 2021 में बारबाडोस ने ब्रिटिश राजशाही से नाता तोड़कर खुद को एक पूर्ण गणतंत्र भी घोषित किया था। ठीक है, बारबाडोस कैरेबियन क्षेत्र में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है, जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। ठीक है, बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिजटाउन इसकी राजधानी है। और मियां मोटली जो बारबाडोस है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। चलिए अब यहाँ पर चलते चलते आपसे एक सवाल है, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हसमुख आधिया, उदय कोटेक, उर्जित पटेल या केवी कामत। ठीक, तो यहाँ पर ये एक सवाल है आपके लिए, सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो है यानी कि 17 फरवरी का वीडियो, 17 फरवरी का वीडियो वो भी आपको थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए, आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।